हाँ जी बच्चे, कल लास्ट हमने ना सेंट्रोमास के बारे में पढ़ा था। वेयर होल मास ऑफ ए बॉडी इज सपोज टू बी कंसनट्रेटेड। फिर आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास टू पार्टिकल सिस्टम है, ये पार्टिकल है मास m1 है, इसका पोजीशन वेक्टर है r1। ये सेकंड मास है m2, इसका पोजीशन वेक्टर है r2। तो इसका कहीं ना कहीं तो सेंट्रोमास होगा। तो मान लेते हैं अपन सपोज किया था सेंट्रोमास इसका कहाँ पे है, सी पे है, ये हमने सपोज किया था। और सी का पोजीशन वेक्टर आपके पास था आर। फिर हमने डेरिवेशन की थी और आर की जो वैल्यू आपके पास आई थी वो आई थी m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। एक तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना था। दूसरा, सेंट्रोमास की वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर आपने सेंटर मास की वेलोसिटी निकालनी थी तो उसका फॉर्मूला आपके पास था m1 v1 प्लस m2 v2 होल ओवर m1 प्लस m2। ये डेरिवेशन के अंदर ही आ गया था। अगर आपने सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकालनी है वो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसका क्या फॉर्मूला था, m1 a1 प्लस m2 a2 होल ओवर m1 प्लस m2। मैंने तीनों फॉर्मूले लिख दिए। पोजीशन निकालने के लिए r1 r2 लगाना है, वेलोसिटी निकालने के लिए v1 v2 लगाना है और एक्सेलरेशन निकालने के लिए a1 a2 लगाना है। एक्सेलरेशन डेरिवेशन के अंदर से बनेगी, ये फॉर्मूला बन जाता है। चलते आगे। अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर जो r1 है सॉरी पहले, अगर r1 के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है x1 y1, कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में आ जाए, और r2 के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x y। तो व्हाट इज x? हाँ जी, x क्या लिखूँगा इसमें मैं, m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। और y को हम क्या लिखेंगे, m1 y1 प्लस m2 y2 बाय m1 प्लस m2। मतलब सारे फॉर्मूले देखो सब एक जैसे ही है। अगर x निकालना है तो x1 x2 लगा दिया, y निकालना है तो y1 y2 लगा दिया। अगर वेलोसिटी निकालनी है तो v1 v2, एक्सेलरेशन निकालना है तो a1 a2। और नीचे क्या लिखना है, टोटल मास। टोटल मास इज व्हाट, m1 प्लस m2। 3 है तो 3 आ जाएंगे, इस तरह चलेगा। तो आज हम इसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फॉर्मूलेज आपको मैंने बता दिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप करते हैं। बॉडी ऑफ मास 1 kg एट पोजीशन वेक्टर, PV का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप। 1 kg वाली बॉडी का ये पोजीशन वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप। 2 kg बॉडी एट पोजीशन वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप। 2 kg वाली बॉडी का ये पोजीशन वेक्टर है, 1 kg वाली का ये पोजीशन वेक्टर है। आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है कहाँ होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट बॉडी का क्या है आपके पास पोजीशन वेक्टर, i कैप प्लस j कैप, मतलब r1 की वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप। सेकेंड बॉडी का पोजीशन वेक्टर आपके पास है 3i कैप माइनस 2j कैप। ये आपको दिया हुआ है, ये डाटा हो गया। m1 कितना गिवन है, फर्स्ट बॉडी का मास है 1 kg। m2 कितना गिवन है, सेकेंड बॉडी का मास है 2 kg, ये भी आपको गिवन है। तो पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू m1 r1, ये फॉर्मूला इतना लिखा हुआ है, m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2, पुट द वैल्यूज़। तो पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू m1 की वैल्यू है 1, r1 की वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप, फिर प्लस m2 की वैल्यू है 2, r2 की वैल्यू है 3i कैप माइनस 2j कैप अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज़ 1 प्लस 2। तो ये आपके पास बन जाएगा बच्चे i कैप प्लस 2j कैप
प्लस 6 आई कैप माइनस 4 जे कैप बाई 3। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप बाई 3। ठीक है, डन। तो दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोई मुश्किल न्यूमेरिकल्स नहीं है। अगला चलते, आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन kg बॉडी प्लेस एट 1 4 मीटर, 2 kg बॉडी प्लेस एट 3 2 मीटर। 1 kg और 2 kg बॉडी का ये कोऑर्डिनेट्स दे रही है अब। ठीक है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। 1 kg बॉडी के क्या कोऑर्डिनेट्स है 1 4, 2 kg वाली बॉडी के कोऑर्डिनेट्स है 3 2। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। व्हाट इज़ m1? m1 है 1, x1 1 प्लस m2 2, x2 3 अपॉन 1 प्लस 2। तो इससे x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7/3। चेक कर सकते हो, पहले वाला x1 है, नीचे पहले वाला x2 है। x निकाल लिया। ऐसे y फाइंड करना कितना आता है। मैंने x फाइंड कर लिया है, ऐसे ही आप y फाइंड करिए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। ये y का फॉर्मूला है। ठीक है, पुट द वैल्यू। m1 है 1, y1 है 4, m2 है 2, y2 है 2 अपॉन 1 प्लस 2। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ y 8/3। तो बड़ा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखना पड़ेगा 7/3, 8/3। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। 2 bodies having mass 3 kg and 2 kg. 2 bodies having mass 3 kg and 2 kg move towards each other with velocity 10 meter per second each. Move towards each other with velocity 10 meter per second each. What is the velocity of center of mass? What is the velocity of सेंटर ऑफ मास। हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी है। तो डायग्राम बना के करोगे ना क्वेश्चन को, फिर गलत नहीं होएगा। पहली बॉडी का मास बताइए कितना गिवन है 2 kg। दूसरी बॉडी का मास कितना गिवन है 3 kg। दीज बॉडीज आर मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रही है। यही है। तो कितने स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड ईच। तो पहली बॉडी की स्पीड बता मैं क्या लिखूँगा 10 आई कैप लिख लो, राइट साइड पे जा रही है ना 10 आई कैप। दूसरी बॉडी की स्पीड में क्या लिखूँगा, दूसरी बॉडी लेफ़्ट साइड पे जा रही है, ऑपोजिट जा रही है ना, तो दूसरी बॉडी की स्पीड लिखूँगा -10 आई कैप। अगर आप डायरेक्शन लगाओगे ना वेक्टर के साथ लिखोगे, फिर गलत होने के चांस ख़त्म हो जाएंगे, फिर अपने आप ही माइनस का साइन आपको लगाना पड़ेगा। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है 2, v1 है 10 आई कैप, m2 है 3, v2 है -10 आई कैप अपॉन 2 + 3 20 आई कैप
-30 आई कैप बाई 5, तो -10 आई कैप बाई 5। व्हाट इज आंसर? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? -2 आई कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले में बस वैल्यू लगाई है हमने। V1 पता है, V2 पता है, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है फोर पॉइंट masses each equal to m, 4 point masses each equal to m are placed at the corner of the square। 4 point masses each equal to m are placed at the corner of the square having side A, स्मॉल a। जब भी साइड ऐसे बोले तो स्मॉल लिखना होता है, अगर पॉइंट्स a आ जाए तो वो कैपिटल में लिखते हैं। हैविंग साइड a, स्मॉल a लिखना है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? तो इसके लिए आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी पहले। 4 पॉइंट मासेस ईच इक्वल टू m, ठीक है। स्केयर के कॉर्नर्स पे रखे हैं। इसमें पता है क्या करना है? अब इसको ना आगे एक्स एक्सटेंड कर दो, तो ये कौन सी एक्सिस बन गई? एक्स एक्सिस बन गई। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होता है? वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ये आपके पास क्या बन गई है? वाई एक्सिस। अब तुम पता है क्या करो? कोऑर्डिनेट्स लिखो, पॉइंट ए के, बी के, सी के और डी, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखो। बताइए पॉइंट ए कहाँ पे है? ओरिजिन पे है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे जाएंगे? 0 0। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। स्केयर की साइड ए है, स्मॉल ए है। पॉइंट बी के बताओगे क्या बनेंगे कोऑर्डिनेट? पॉइंट बी कहाँ पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे, ऊपर तो है ही नहीं, इसी लाइन के ऊपर है। तो पॉइंट बी के क्या लिखोगे कोऑर्डिनेट्स? ए 0। पॉइंट डी के, पॉइंट डी सिर्फ वाई एक्सिस पे ही है ना, 0 A, 0 A, डी के हो गए 0 A के हो गए, बी के हो गए, डी, सी के रह गए। अब बताओ सी तक पहुंचना अपने को है ना, कैसे पहुंचेंगे? ए डिस्टेंस एक्स चलना पड़ेगा और वाई डिस्टेंस वाई चलना पड़ेगा। तो सी के क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे? ए करा हुआ आपने 10th क्लास में मैथमेटिक्स में। तो इन ए बी सी डी के अपन ने सबके लिख दिए कोऑर्डिनेट्स। तो बताना x1 कितना है? व्हाट इज़ x1? x1 0। व्हाट इज़ x2? a, x3 a, x4, तो ऐसे निकाल लो, फिर x आ जाएगा। x निकालो ऐसे ही y निकालो। x1 x2 x3 x4 अपने को पता चल गया। हाँ जी, व्हाट इज x1? x1 की मास है m, x1 है 0, प्लस मास है m, x2 है a, प्लस मास है m, x3 है a, प्लस मास है m, x4 है 0। ये लिखा अपन ने, थोड़ा ध्यान से लिखना है बस। और नीचे क्या लिखते हैं अपन? टोटल मास m प्लस m प्लस m प्लस m। तो आपके पास बच्चे x की वैल्यू बन जाएगी 2ma/4m। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी a/2।
ऐसे ही y बताना कितना बनेगा, m1 y1, m2 y2, m3 y3, m4 y4 बाई टोटल मास सबका मिला के 4m। व्हाट इज आंसर? सोल्व करके देखो, ये आपका आ जाएगा 2ma बाई 4m। तो क्या y की वैल्यू आपके पास कटिंग करके a/2 आ जाती है? ठीक है जी। तो x की वैल्यू भी a/2, y की वैल्यू भी a/2। तो क्या बने कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के? a/2, a/2, ये कोऑर्डिनेट बन गए। तो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो आपके पास बनेंगे a/2, a/2। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास a/2, a/2। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखेंगे, 3 सफेयर्स each of mass m and radius r, 3 spheres each of mass m and radius r are placed such that each of mass m and radius r are placed such that they touch each other, are placed such that they touch each other. What is the position of center of mass? What is the position of center of mass? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमें बतानी है, क्या हो। डायग्राम बनानी पड़ेगी। 3 स्फीयर ऐसे रखने हैं ताकि एक दूसरे को टच करे। बना के देखना डायग्राम तुम्हारे हिसाब से क्या बनती है। 3 स्फीयर्स ऐसे रखने हैं ताकि एक दूसरे को टच करे। रखो, कैसे रखेंगे 3 स्फीयर्स एक दूसरे को टच करे। तो 3 स्फीयर्स मैं ऐसे बना दूं ताकि वो एक दूसरे को टच करे। ठीक है। इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, ये भी मास इसका m है, इसका भी मास m है। तो ये मैंने पॉइंट A, B एंड C पॉइंट बना दिए। जब भी आपको बॉडी ऐसे आ जाए ना, स्फीयर आ जाए, रेक्टेंगल आ जाए, तो अपने को कोऑर्डिनेट वाले तरीके से करना है। तो अपने को इसमें कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे सबके। कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? पहले एक्स एक्सिस बनाओ। एक्स एक्सिस कैसे बनेगी? ए बी को ज्वाइन कर दो तो ये आपके पास हो जाएगी एक्स एक्सिस। फिर ए बी के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो क्या होती है? वाई एक्सिस। तो दिस लाइन इज वाई एक्सिस। अब हर एक स्फीयर का रेडियस कितना है? आर। हर एक स्फीयर का रेडियस है आर। ऐसे मैंने ए से सी एस ज्वाइन कर दिया। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर। हर एक का रेडियस आर है। तो सोच के देखो, ए बी सी कौन सी ट्रायंगल बन गई? ए बी सी बन गई इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल की साइड कितनी है? 2r। कितनी साइड है? 2r साइड है। कोऑर्डिनेट लिखे। पॉइंट ए कहाँ पे है? ओरिजिन पे। तो पॉइंट ए के क्या कोऑर्डिनेट बनेंगे? 0 0 ओरिजिन पे है। पॉइंट बी कहाँ पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे क्या बनेंगे बी के कोऑर्डिनेट? 2r, 0। ए के और बी के लिखने तो आसान थे, अब लिखने हैं सी के। सी के देखो कैसे लिखेंगे। सी के लिए ये वाली वैल्यू होगी वाई की, सी डी वाली वैल्यू है वाई की, और ए डी वाली वैल्यू है एक्स की। हाँ जी। सी पॉइंट के लिए बताओ एक्स कितना होगा? आर। चलो ठीक है, अच्छा मैथ था तुम्हारा सबका। सी के लिए एक्स की वैल्यू तो होगी आर। अब वाई की वैल्यू नहीं पता।
बच्चे पता क्या करते हैं, वाई की लिख देते हैं 2r कोई है, वाई की वैल्यू कितनी है CD है, अपने को CD निकालना पड़ेगा। वाई की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर देनी है ना, ये वाई है, वाई एक्सिस का मतलब ये लाइन है, ये लाइन वाई की वैल्यू है CD, तो आपको CD निकालना पड़ेगा। CD निकालने के लिए अपन ट्रायंगल ले लें ACD, इन ट्रायंगल ACD ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर हो गया राइट एंगल ट्रायंगल में। व्हाट इज AC? R प्लस R 2R। व्हाट इज AD? R प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका बन गया 4R स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो आपके पास CD का जो स्क्वायर आया, क्या आया आपके पास 3R स्क्वायर आ गया। तो CD की वैल्यू कितनी बनी, √3R बन गई। कितनी वैल्यू बनी CD की, √3R बन गई। तो यहाँ पे CD की वैल्यू पुट कर दो √3R। तो मैंने A के कोऑर्डिनेट निकाले, B के लिखे और C के लिखे। अब मेथड वही है, x निकालो पहले, x निकालो। x का क्या फॉर्मूला था, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन टोटल मास। हाँ जी, x इक्वल टू m1 m है, x1 है 0, m2 m है, x2 है 2r प्लस m3 m है, x3 है r अपॉन टोटल मास m प्लस m प्लस m। क्या ये ठीक लिखा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन टोटल मास। तो इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3mr/3m, 3m से 3m कैंसिल, तो आपके पास x की वैल्यू तो आ जाएगी r के इक्वल। अब आप लिखेंगे y, m1 y1 है 0 प्लस m2 y2 भी 0 प्लस m3 y3 कितना है, √3r अपॉन टोटल मास। टोटल मास के लिए तीनों को प्लस कर दिया, 3m हो गया, तो ये बन जाएगा m√3r/3m कटिंग करके r/√3। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है r और y की वैल्यू आ गई है r/√3। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, r, r/√3। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास r, r/√3। कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है। अगर आपके शेप्स आ जाए, जैसे स्फेयर आ गया, रेक्टेंगल आ गई, तो कोऑर्डिनेट्स बना लो, कोऑर्डिनेट्स बना के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, हम कुछ और अब क्वेश्चंस करते हैं सेंटर ऑफ मास के। क्या मैं ये रब कर दूँ, हाँ जी, एक स्पेशल केस बच्चे आप लिखेंगे। व्हेन द सेंटर ऑफ मास लाइज एट ओरिजिन, व्हेन द सेंटर ऑफ मास लाइज एट ओरिजिन, अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे हो जाए, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का तो अपन ने ये वाला फॉर्मूला याद किया हुआ है, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आ जाए तो फिर आप r की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0। व्हेन द सेंटर ऑफ मास लाइज एट ओरिजिन, तो r तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, अगर ये ओरिजिन पे आ जाए तो हम r को पुट करेंगे 0। तो 0 इक्वल टू कितना बन जाएगा, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2।
तो ये 0 इक्वल टू हो जाएगा m1r1 प्लस m2r2। इससे आपके पास m1r1 की वैल्यू बन जाएगी माइनस m2r2। अगर सेंटर मास ओरिजिन पे है तो ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। r को मैंने 0 पुट का एक नया फॉर्मूला बनाया आपके लिए, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अब इसका मतलब समझेंगे आप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर सेंटर मास ओरिजिन पे है, इन बिटवीन है, ओरिजिन का मतलब इन बिटवीन हो गया ना, क्योंकि m1r1 के सामने आ रहा है माइनस m2r2। माइनस का मतलब है कि एक तरफ अगर m1 है तो दूसरी तरफ कौन सा मास है? m2। दोनों अलग अलग साइड पे है। सेंटर मास बीच में कहीं ना कहीं है, एक तरफ m1 है और दूसरी तरफ m2 है, ये मतलब है इसका। m1 का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से r1 और m2 का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से r2। माइनस का मतलब क्या है अभी? ऑपोजिट साइड्स पे, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखें, वेक्टर ना लगाइए, क्या लिखें? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में ना अपन माइनस का साइन नहीं लगाते, सीधा ही m1r1 किसके बराबर? m2r2 के, फिर माइनस का साइन नहीं लगाना। अगर आपने मैग्नीट्यूड लिखना है तो फिर आपने माइनस का साइन नहीं लगाना, m1r1 इक्वल टू m2r2 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से देखना r1 की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई r1 की वैल्यू, r1 की वैल्यू आ गई m2r2 बाय m1। इसका मतलब r1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 बन गया। r1 किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बना? जितना मास m1 ज़्यादा होगा उतना r1 कम होगा। r1 क्या चीज़ है? सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है। ध्यान से सुनना मेरी बात। r1 क्या चीज़ है? सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है। जितना मास ज़्यादा उतना r1 कम। r1 कम का मतलब नज़दीक, सेंटर ऑफ मास के नज़दीक। इसका मतलब हैवी बॉडी किसके नज़दीक होगी? सेंटर ऑफ मास के। हैवी बॉडी किसके नज़दीक होगी? सेंटर ऑफ मास के। एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं, ताकि हमें बात समझ आ जाए। सेंटर ऑफ मास को अपन CM लिख दे। CM का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर ऑफ मास। वैसे हम देखें पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग तो CM होगा चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब का क्या है? सेंटर ऑफ मास है। अब जो मिनिस्टर थोड़ा अच्छे उस पे है, पोस्ट पे है, उसका मास हैवी होगा तो वो किसके नज़दीक रहेगा? CM के नज़दीक रहेगा। मतलब हैवी बॉडी किसके नज़दीक रहेगी? CM के नज़दीक रहेगी। हैवी बॉडी लाइज नियर द सेंटर ऑफ मास। अब ये लोकल जो लेवल पे जो बने होते हैं, कांग्रेस के बने लोकल लेवल पे जो MC बने हुए हैं, तो वो चीफ मिनिस्टर से कोई मिले ही नहीं उन्हें। वो सेंटर ऑफ मास से दूर दूर तक उनका नाम भी नहीं बताएगा CM को। लेकिन जो अच्छे लेवल के मिनिस्टर्स हैं वो CM के बिल्कुल नज़दीक होंगे। तो वही चीज़ है, हैवियर बॉडी लाइज नियर द सेंटर ऑफ मास। अब इस चीज़ से मैं एक मिथ है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, वो एक मिथ आपका आज दूर हो जाएगा। लिखेंगे हैवी बॉडी किसका नज़दीक लाई करती है? बस ये बात याद रखो, सेंटर ऑफ मास। जितनी बॉडी हल्की है वो दूर होगी। मैंने आपको कल एग्जांपल बताई थी कि स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो स्कूल का CM है। तो CM स्कूल का प्रिंसिपल हो गया एक तरह का। और प्रिंसिपल के नज़दीक कौन कौन घूमेगा? वाइस प्रिंसिपल। अब नॉर्मल टीचर तो प्रिंसिपल से कभी मिलता ही नहीं होना था, बहुत देर के बाद मुलाकात होती होगी। लेकिन जो वाइस प्रिंसिपल है, जो स्कूल में जो अच्छी पोस्ट पे लगे हुए हैं, उनका प्रिंसिपल से मिलना डेली होता होगा। वो प्रिंसिपल के नज़दीक, उनका ऑफिस ही प्रिंसिपल के साथ ही होता है। तो हर चीज़, हैवी चीज़ किसके नज़दीक लाई करती है? सेंटर ऑफ मास से। इससे हमारा एक मिथ दूर होगा। अगली एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ ये अर्थ सन सिस्टम, ये एक एग्जांपल है। आपने अर्थ सन सिस्टम के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, अर्थ और सन के बारे में, कि जो अर्थ है वो किसके अराउंड चक्कर लगाती है? अर्थ किसके अराउंड चक्कर लगाती है? सन के अराउंड। यही लिख करवाते हैं कि अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती है, और वो चक्कर जो लगाती है वो 365 डेज़ में पूरे करती है। यही है ना। अब तुम इसको ऐसे समझो, सन m1 मास है, सन अर्थ m2 मास है। इन दोनों का कहीं ना कहीं क्या होगा?
इन बिटवीन क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, अर्थ के नज़दीक होगा कि सन के नज़दीक होगा? अर्थ और सन का सेंटर ऑफ मास किसके नज़दीक होगा, सन के नज़दीक। क्यों सन के नज़दीक, बिकॉज सन इज़ हैवी। ये तो आपको मैंने बताया है कि सेंटर ऑफ मास किसके नज़दीक होता है, हैवी बॉडी के। तुम इसको 2 पॉइंट मान के चलो, एक m1 है और एक m2 है, तो सेंटर ऑफ मास किसके नज़दीक है, सन के नज़दीक है। अब अर्थ भी सेंटर ऑफ मास के अराउंड चक्कर लगा रही है, सन भी सेंटर ऑफ मास के अराउंड ही चक्कर लगा रहा है, लेकिन वो सेंटर ऑफ मास सन के इतना नज़दीक है, हमें लगता है वो सेंटर ऑफ मास सन के इतना नज़दीक है, हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड ही चक्कर लगा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अर्थ किसके अराउंड चक्कर लगा रही है, सेंटर ऑफ मास के अराउंड। बाई चांस वो सेंटर ऑफ मास किसके नज़दीक है, सन के। तो देखने में क्या लगता है, देखने में क्या लगता है कि अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगा रही है। तो हम लोग ये कहते हैं, जब सन कहे अर्थ को कि तुम मेरे अराउंड चक्कर लगाई जा रहे हो, तो अर्थ ने क्या कहना, नहीं मैं तुम्हारे अराउंड चक्कर नहीं लगा रही, मैं किसके अराउंड चक्कर लगा रही हूँ, सेंटर ऑफ मास के अराउंड। बाई चांस वो सेंटर ऑफ मास तुम्हारे पास है, बाई चांस वो सेंटर ऑफ मास किसके नज़दीक है, सन के नज़दीक है। ठीक है जी, तो ये एक मिथ अपना दूर हो गया। हम लोग यही कहते रहे कि अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ किसके अराउंड चक्कर लगाती है, सेंटर ऑफ मास के अराउंड। और बाई चांस वो सेंटर ऑफ मास किसके नज़दीक है, सन के नज़दीक है, क्योंकि सन हैवी है। तो देखने में अपने को लगता है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर लगा रही है। तो थोड़ा सा इसको आप एलैबोरेट करके लिख लेते हैं। लिखेंगे, इन अर्थ सन सिस्टम, इन अर्थ सन सिस्टम सेंटर ऑफ मास लाइज नियर द सन। इन अर्थ सन सिस्टम सेंटर ऑफ मास लाइज नियर द सन। सेंटर ऑफ मास किसके नज़दीक लाई करता है, सन के नज़दीक लाई करता है। अर्थ एंड सन बोथ आर रिवॉल्विंग अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। अर्थ एंड सन बोथ रिवॉल्विंग अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास, बट इट सीम्स डैट, हमें क्या लगता है, बट इट सीम्स डैट अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, बट इट सीम्स डैट अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड सन। देखने में लगता है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ जी, क्लियर है फर्स्ट एग्जांपल आप सबको। सेकंड एग्जांपल अपन करते हैं, अर्थ मून सिस्टम। अर्थ मून सिस्टम भी वैसा ही हो जाएगा। अर्थ मून सिस्टम में बताइए कौन हैवी है, अर्थ और मून में अर्थ हैवी है, तो ये मैंने अर्थ बना दी, ये ऑर्बिट में मैंने क्या बना दिया है, मून बना दिया। अब अर्थ और मून का सेंटर ऑफ मास किसके नज़दीक होगा, अर्थ के। अर्थ और मून का सेंटर ऑफ मास किसके नज़दीक होगा, अर्थ के। एंड मून इज़ रिवॉल्विंग अराउंड देयर सेंटर ऑफ मास। एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन सन वाली है। देखने में अपने को क्या लगता है कि मून किसके अराउंड घूम रहा है, अर्थ के अराउंड, लेकिन प्रैक्टिकली मून किसके अराउंड घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास के अराउंड। बाई चांस वो किसके नज़दीक है, अर्थ के। तुम्हारा जो मिथ था वो दूर हो गया कि एक्चुअली जो मून है वो सेंटर ऑफ मास के अराउंड चक्कर लगाता है, बाई चांस वो किसके नज़दीक है, अर्थ के। ठीक है जी, तो ये बच्चे अब एक्सप्लेनेशन सेम सन वाली है जो पहले लिखवाई थी वैसा सा लिखना है, तो ये आप लिख लेना। आज हम इस क्लास में इतना कर रहे हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।